हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ये हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस के पीवाईक्यू का पार्ट 16 वीडियो है, जिसमें आज हम लोग 15 जून 2023 में जो पेपर ऑर्गेनाइज हुआ था यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के, उसके शिफ्ट 1 के आईआर के क्वेश्चन हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड इन द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलुंजम गिवन बाय नैन्सी सुमेकर। तो नैन्सी सुमेकर ने क्लासिफिकेशन दिया है कॉलुंजम का 12 टाइप में, तो उनमें से ये कौन सा नहीं है। एक्सट्रैक्टिव कॉलुंजम है, ट्रेड कॉलुंजम भी है और लीगल कॉलुंजम भी है। कल्चरल कॉलुंजम आपका उस टाइप में नहीं आता। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4 नंबर होगा, कल्चरल कॉलोनिज्म। ठीक ना। तो नैन्सी सुमेकर जो है ये हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। ठीक ना। इन्होंने अपनी बुक पब्लिश की थी जिसका टाइटल था नेटिव अमेरिकन वेलवेम एंड द वर्ल्ड इंडिजीनियस एनकाउंटर्स एंड द कंटीजेंसी ऑफ रेस, जिसको रिलीज किया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना के द्वारा 2015 में। ठीक ना। इसके टाइप ऑफ, इन्होंने जो टाइप ऑफ कॉलोनिज्म की बात की है वो है सेटलर कॉलोनिज्म, प्लांटर कॉलोनिज्म, एक्सट्रैक्टिव कॉलोनिज्म, ट्रेड कॉलोनिज्म, ट्रांसपोर्ट कॉलोनिज्म, इंपीरियल पावर कॉलोनिज्म, नॉट इन माय बैकयार्ड कॉलोनिज्म, लीगल कॉलोनिज्म, रोक कॉलोनिज्म, मिशनरी कॉलोनिज्म, रोमांटिक कॉलोनिज्म और पोस्ट कॉलोनियल कॉलोनिज्म। इन 12 टाइप के कॉलोनिज्म की बात इन्होंने की है, यानी क्लासीफाई किया है कॉलोनिज्म को। तो यहाँ पर ऑप्शंस में क्या क्या दिया था, एक्सट्रैक्टिव कॉलोनिज्म आपको दिया हुआ था, ठीक, ट्रेड कॉलोनिज्म आपको दिया हुआ था, और क्या दिया हुआ था, लीगल कॉलोनिज्म। तो ये 3 दिया था। कल्चरल कॉलोनिज्म के बारे में बात इन्होंने नहीं की है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको 2 लिस्ट दी हुई, आपको इनको मैच कराना है। लिस्ट जो 1 है उसमें समिट्स के बारे में दिया है, और लिस्ट जो 2 है उसमें वो समिट किस सिटी में ऑर्गेनाइज हुआ है उसके बारे में दिया है। तो कोप 27 जो होगा वो आपका शर्म एल शेख में होगा। 19th एशियान समिट का जो करेक्ट मैच होगा फ्नोम फेन में होगा। 31st अरब लीग जो हुआ था ये अल्जीरियस में हुआ था। और 7th ब्रिक्स समिट जो हुआ था यूएफए रशिया में हुआ था। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, ए का 4, बी का 3rd, सी का 1, सी का 2nd और डी का 1। ठीक ना। अगर करेक्ट आंसर देखें, एक्सप्लेनेशन देख लें इसका, तो कोप 27 जो हुआ था ये 27th एनुअल यूनाइटेड नेशंस मीटिंग है ऑन द क्लाइमेट। इसको कहा जाता है यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस या कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज ऑफ द यूएनएफसीसी। ठीक ना। जो 27 हुआ था ये 6 नवंबर से 20 नवंबर 2020 के बीच 22 में हुआ था। शर्म एल शेख इजिप्ट में हुआ था। ठीक ना। तो कोप 27 कहाँ हुआ था, शर्म एल शेख इजिप्ट में हुआ था 2022 का। ठीक ना। 19th जो आसियान समिट है ये हुआ था आपका, 19th आसियान समिट बाली इंडोनेशिया में हुआ था। ठीक ना। लेकिन जो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिया हुआ था वो आसियान समिट दिया हुआ था, जबकि जो 19th आसियान समिट हुआ था 14 से 19 नवंबर के बीच इंडोनेशिया बाली में हुआ था। ठीक ना। लेकिन जो 19th आसियान इंडिया समिट हुआ था वो आपको फोन फेन में हुआ था, कंबोडिया में, जो है 12 नवंबर 2022। तो इसका जो करेक्ट मैच होना चाहिए था, जो आंसर में होना चाहिए था ऑप्शन में, वो था एशियान आसियान इंडिया समिट पूछना चाहिए था। ठीक ना। तो जो हुआ था फोन कंबोडिया में। ठीक ना। उसके अनुसार 31st अरब लीग समिट जो हुआ था ये अल्जीरियस में हुआ था, जो अल्जीरिया में है, 1-2 नवंबर 2022 के बीच। ये कोविड 19 पैंडेमिक की वजह से कई बार इसको पोस्टपोन किया गया था, जब तब जाके नवंबर 1 और 2 2022 में आयोजित हुआ था। इसी प्रकार जो 7th ब्रिक्स समिट है ये आपका हुआ था, कहाँ हुआ था, रसिया की सिटी यूएफए में। ठीक ना। तो ये 8-9 जुलाई 2015 में आयोजित किया गया था 7th ब्रिक्स समिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेन ओपन स्काई एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूएसए वाज साइन। तो इंडिया और यूएसए के बीच ओपन स्काई एग्रीमेंट कब साइन हुआ था, तो ये याद रखिएगा 2005 में। तो आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, 2005 ओपन स्काई एग्रीमेंट जो हुआ था इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच वो अप्रैल 2005 में हुआ था। और इसके द्वारा अलाउ किया गया था कि दोनों कंट्रीज के जो फ्लाइट्स हैं वो कितनी भी नंबर ऑफ, अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स जो है तो एक दूसरे कंट्री में ऑपरेट हो सकती हैं। ठीक ना। इससे क्या होगा, प्रमोट होगा ट्रेवल्स और ट्रेड का, साथ ही साथ जो कल्चरल और इकोनॉमिक टाइज है दोनों देशों के बीच उनमें भी ज़्यादा रिश्ते क्लोजर होंगे। ठीक ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। तो यहाँ पर कुछ ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशंस हैं, ये कब हुए थे उसके आपको क्रोनोलॉजी क्रम में रखने हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले यहाँ पर है आपका दिया ऑप्शंस है ऑपरेशन प्रोवाइड कंफर्ट, फिर ऑपरेशन टर्काइज, ऑपरेशन एलाइड फोर्स और ऑपरेशन रिस्टोर होप। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो सबसे पहले हुआ था ऑपरेशन प्रोवाइड कंफर्ट हुआ था, ठीक ना। ऑपरेशन प्रोवाइड कंफर्ट आपका 1991 में हुआ था। फिर ऑपरेशन रिस्टोर होप ये आपका 1992 में हुआ था रसिया में, ये इराक में हुआ था। ऑपरेशन टर्काइज जो हुआ था ये आपका 1994 में हुआ था। और ऑपरेशन एलाइड फोर्स जो हुआ था ये 1999 में हुआ था, ठीक ना। तो आपको देख लेते हैं करेक्ट आंसर। ऑपरेशन प्रोवाइड कंफर्ट 1991 में हुआ था, ठीक ना। तो ये इराक में हुआ था, नॉर्दर्न इराक में, वहां पर गल्फ वार के समय। ऑपरेशन रिस्टोर होप जो हुआ था 1992 में हुआ था, सोमालिया में हुआ था। प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ एंड रिस्टोर ऑर्डर ऑफ एमिस सिविलवाल जो वहां पर चल रहे थे। ऑपरेशन टर्काइज जो हुआ था ये 1994 में हुआ था, ये रवांडा में हुआ था। इसी प्रकार ऑपरेशन जो एलाइड फोर्स है ये 1999 में हुआ था, ये नाटो के एलाइड फोर्स के द्वारा फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूगोस्लाविया में कोसोवो वार के दौरान किया गया था, ठीक ना। तो ये आपको याद रखेंगे कब कब ह्यूमन इंटरवेंशन हुआ था। तो यहाँ पर आपको जो करेक्ट आंसर होगा वो ADBC होगा ऑप्शन, ठीक ना। यहाँ पर 4 नंबर आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर कुछ की एग्जांपल्स दिए हैं ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशंस के, इसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक ना। 1991 में नॉर्दर्न इराक में हुआ, 1992 में सोमालिया में हुआ, 1994 में याद रखिएगा हैती में हुआ था, ठीक। इसी प्रकार 1994 में रवांडा में हुआ था जिसको ऑपरेशन टर्काइज कहा गया, ठीक ना। ऑपरेशन प्रोवाइड कंफर्ट 1991 का था, सोमालिया का जो था वो ऑपरेशन रिस्टोर होप था। इसी प्रकार 1999 में कोसोव में हुआ था, 1999 में ही ईस्ट तैमूर में भी ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन किए गए थे, और 2000 में याद रखिएगा सायरा लियोन में किए गए थे। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशंस के जिसमें कई बार जो तो यूजीसी नेट में क्वेश्चंस पूछा गया है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट G20। तो यहाँ पर G20 के बारे ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, आपको करेक्टली मैच कराना है। तो इट हैज 20 सोवरेन नेशनल ओनली एज इट्स मेंबर। तो क्या 20 सोवरेन नेशन है G20 में? नहीं, 19 सोवरेन नेशन है और एक यूरोपियन यूनियन है जिसमें कई सारे सोवरेन नेशंस हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, ए नंबर। बी क्या कह रहा है, द ग्रुप इंक्लूड ऑलमोस्ट ऑल 20 लीडिंग इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड। तो 20 जो इकोनॉमिक वर्ल्ड्स की हैं वो इसमें शामिल है, 90 कंट्री है और एक यूरोपियन यूनियन की जो इकोनॉमी है वो भी इसमें है। तो ये 20 जो लीडिंग इकोनॉमी है वर्ल्ड की वो इसमें आती है, तो ये करेक्ट है। G20 ऑपरेट एज ए इनफॉर्मल फोरम टू प्रमोट डायलॉग बिटवीन फाइनेंस मिनिस्टर्स, सेंट्रल बैंक एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट। ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक ना। डी स्टेटमेंट दिया है इट रिप्रेजेंट द इमर्जेंस ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशनल वर्ल्ड ऑर्डर। तो ये न्यू इंस्टीट्यूशनल वर्ल्ड ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, तो ये भी आपका करेक्ट है। यहाँ पर BCD आपके जो ऑप्शंस है वो आपके करेक्ट होंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, सेकंड नंबर आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक ना। तो करेक्ट आंसर देख लेते हैं, BCD है आपका स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट था, बाकी BCD स्टेटमेंट आपके करेक्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्री पार्ट टाइपोलॉजी ऑफ द थ्योरीज ऑफ ग्लोबलाइजेशन डेवलप्ड बाय हेल्ड एंड मैग्रीव इंक्लूड द फॉलोइंग। तो टेपोलॉजी आप जो थ्योरीज ऑफ ग्लोबलाइजेशन के 3 टेपोलॉजी दिया गया 3 पार्ट में, वो किस हेल्ड और मैग्रीव के द्वारा, तो उनमें कौन कौन शामिल है। तो टाइप है आपके हाइपर ग्लोबलिस्ट में है, स्केप्टिक्स में है और ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट है। कल्चरिस्ट ग्लोबलाइजेशन की बात वो नहीं करते, ठीक ना। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ABD हो गया ना, थर्ड नंबर आपका ऑप्शन होगा वो होगा, तो ठीक ना। तो डेविड हेल्ड और एंथोनी मैग्रीव के द्वारा 3 प्रकार की टेपोलॉजी दी गई है थ्योरीज ऑफ ग्लोबलाइजेशन की। ये है हाइपर ग्लोबलिस्ट, स्केप्टिक और ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस फॉर इंफॉर्मेशन सेलिब्रेटेड। तो यूनिवर्सल एक्सेस टू यूनिवर्सल का जो इंटरनेशनल डे मनाया जाता है, यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन का, वो कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 28 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक ना। तो
इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन जो है वो 28 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक ना। ये जो शुरू किया गया था, ये यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया था, यानी यूनाइटेड स्टेट एजुकेशनल साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा 2015 से, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज एज पर देयर रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI फ्रॉम द हायर टू लोअर एज द लेटेस्ट रिपोर्ट 2022 के अनुसार आपको इनको क्रम से लगाना है, ठीक ना। तो यहाँ पर आपका सबसे ऊपर कौन सा आएगा? सबसे ऊपर आता है आपका बहरीन आता है, उसके बाद आपका मॉरिशस सेकंड नंबर पे आएगा, उसके बाद आपका चाइना आएगा थर्ड में, फोर्थ में ब्राजील आएगा और फिफ्थ में इंडिया आएगा, यानी AEBCD, AEBCD यानी फर्स्ट नंबर जो आपका ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर करेक्ट है, ठीक ना। तो HDI 2020 रिपोर्ट जो 2022 के अनुसार अगर देखा जाए तो बहरीन जो है तो 34th रैंक आती है, मॉरिशस की 72nd रैंक है, चाइना की 75th रैंक है, ब्राजील की 89th रैंक है और इंडिया की 134th रैंक है। और ये HDI 0 से 1 तक में होता है, जो 1 के करीब होता है वो हायर HDI रैंकिंग होती है और जो 0 के करीब होता है वो लोअर HDI रैंकिंग होती है। तो यहाँ सबके पॉइंट दिए हैं 0 से 1 के बीच, जो पॉइंट इन्होंने प्राप्त किए हैं कंट्रीज ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजिंग कंसेंसस इन इंटरनेशनल डेवलपमेंट डिबेट रिलेट टू। तो बीजिंग जो कंसेंसस है वो किसके बारे में है? तो वो चाइना के मॉडल ऑफ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में है, ठीक ना। तो याद रखिएगा यहाँ पर फर्स्ट नंबर जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो बीजिंग कंसेंसस जो टर्म है इसको क्वाइन किया गया था जोशुआ कॉपर रेमो के द्वारा। ये जो तो वाशिंगटन कंसेंसस के विरोध में ये टर्म को इन्होंने क्वाइन किया था। वाशिंगटन कंसेंसस क्या है? ये स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है जो प्रिस्क्राइब किया गया है, प्रिस्क्राइब किया जाता है वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस के द्वारा डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, ठीक ना। तो यहाँ पर वेजिंग कंसेंसस जो है वो चाइना के मॉडल ऑफ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिगार्ड टू न्यू रिलीजम इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो यहाँ न्यू रिलीजम के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताने हैं कौन से करेक्ट हैं उसके बारे में। इंटरनेशनलिस्ट एनार्की नेसेसरली टेंड टुवर्ड्स टेंशन कॉन्फ्लिक्ट एंड पॉसिबिलिटी ऑफ वार। तो ये सही है। जो न्यू रियलिस्ट है वो मानते हैं कि जो इंटरनेशनल एनार्की है वो जो तो कंट्रीज के बीच टेंशन बनाती है, कॉन्फ्लिक्ट करती है और पॉसिबिलिटी ऑफ वार को बनाती है। इंटरनेशनल एनार्की रिजल्ट इन द सिस्टम ऑफ सेल्फ हेल्प। जो रियलिज्म थ्योरी है न्यू रियलिज्म वो मानती है कि जो सेल्फ हेल्प का सिस्टम है उसकी वजह से इंटरनेशनल एनार्की बनी है, ठीक ना। कॉन्फ्लिक्ट इज encouraged by the fact that the state are primarily concerned about the maintaining their position relative to other state। यानी जो कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है ये इस कारण है क्योंकि जितने भी स्टेट्स हैं वो अपनी जो है तो पोजीशंस को स्ट्रांग बना के रखना चाहते हैं, इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है कंट्रीज के बीच। तो ये भी न्यू रिलीजम्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट है। डी कह रहा है स्टेटमेंट, द सिक्योरिटी डायलेमा कैन बी कॉल्ड एज द बिल्डिंग अप द स्टोर ऑफ मिलिट्री वेपन्स फॉर द ऑफेंसिव पर्पज। जो सिक्योरिटी डायलेमा की वजह से मिलिट्री वेपन्स इकट्ठा किए जाते हैं, बिल्डअप किए जाते हैं किसी कंट्री के द्वारा या स्टोर किए जाते हैं, वो ऑफेंसिव पर्पज के लिए किए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका न्यू रिलीजम के अनुसार गलत है, वो डिफेंसिव पर्पज के लिए किए जाते हैं, ऐसा न्यू रिलीजम का मानना है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? डिफेंसिव पर्पज होना चाहिए, ना कि ऑफेंसिव। बाकी आपके ABC जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, ठीक ना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट नंबर आपका ऑप्शन होगा। तो न्यू और स्ट्रक्चरलिज्म के अनुसार A, B और C स्टेटमेंट आपके करेक्ट थे, लेकिन D इसलिए इनकरेक्ट था क्योंकि जो सिक्योरिटी डायलेमा होता है उसकी वजह से कोई भी नेशंस जो मिलिट्री बिल्डअप करते हैं वो डिफेंसिव मिलिट्री कैपेबिलिटीज के लिए इकट्ठा करते हैं वो वेपन्स को, ठीक ना कि ऑफेंसिव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ व्हाई इज देयर नो इंटरनेशनल थ्योरी। तो व्हाई इज देयर नो इंटरनेशनल थ्योरी जो बुक है इसके इसके आथर है मार्टिन राइट, ठीक ना। मार्टिन वाइट जो है तो इसके आथर है रॉबर्ट जेम्स मार्टिन वाइट। वाई इज देयर नो इंटरनेशनल थ्योरी, ये बुक पब्लिश होती है 1960 में। ये एक्सप्लेन करती है कि क्यों जो है तो क्या कारण है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई भी यूनिवर्सल थ्योरी डेवलप नहीं हो पाई। इनका मानना है कि जो कंट्री स्टेट्स का बिहेवियर होता है उसको प्रोटेक्ट करना बहुत आसान नहीं है और जो रिलेशंस है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसी कारण ये कहते हैं कि जिस प्रकार फिजिक्स या केमिस्ट्री में ग्रेविटी या थर्मोडाइनमिक्स की यूनिवर्सल जो
थ्योरी है वो डेवलप हो पाती है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी एक अंडरस्टैंड करने का यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग फिनोमिना होता है जो इंटरनेशनल रिलेशंस में उसकी कमी देखने को मिलती है। ठीक ना। इसके वो सेवरल जो तो रीजंस बताते हैं। पहला बताते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन, डाइवर्स पर्सपेक्टिव ऑन एंड पैराडाइम्स हैं जो इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी हैं। हिस्टोरिकल एंड कॉन्टेक्चुअल वेरिएशन देखने को मिलता है इंटरनेशनल रिलेशंस में। नॉर्मेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव गोल्स हैं। एब्सेंस ऑफ यूनिफाइड साइंटिफिक मेथड है, जो यूनिफाइड साइंटिफिक मेथड है उसकी भी कमी है। तो ये कई रीजंस हैं ऐसे जिसकी वजह से कोई भी यूनिवर्सल इंटरनेशनल थ्योरी डेवलप नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। यहाँ पर ह्यूमन राइट्स के बारे में आपको बताने हैं कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट जनरेशन फोकस्ड ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, तो करेक्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट जनरेशन जो था वो सिविल और पॉलिटिकल राइट पर फोकस करता था। सेकंड जनरेशन फोकस ऑन कलेक्टिव राइट, तो कलेक्टिव राइट पर सेकंड जनरेशन नहीं फोकस करता था। कलेक्टिव राइट पर थर्ड जनरेशन फोकस करता है। थर्ड जनरेशन फोकस ऑन पॉलिटिकल राइट, तो पॉलिटिकल राइट पर फर्स्ट जनरेशन फोकस करता है, ना कि थर्ड। सेकंड जनरेशन आप फोकस ऑन द इकोनॉमी सोशल एंड कल्चरल राइट, तो इकोनॉमिक सोशल और कल्चरल राइट्स सेकंड जनरेशन के द्वारा फोकस किया जाता है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो डी भी आपका करेक्ट है। ठीक ना। द थर्ड जनरेशन फोकस ऑन कलेक्टिव राइट, तो कलेक्टिव राइट्स जो है उस थर्ड जनरेशन उस पर फोकस करता है। तो यहाँ पर ए डी ई आपके करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर 4 नंबर आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो। ठीक ना। तो 4 नंबर एडीई ऑनली जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। एक ऐसे करेक्ट है, एक जो है तो सिविल और पॉलिटिकल राइट में की बात करता है जो फर्स्ट जनरेशन है। इसमें आता है आपको फ्रीडम्स एंड लिबर्टी सच एज राइट टू लाइफ, लिबर्टी, सिक्योरिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन, असेंबली एंड राइट टू फेयर ट्रायल जैसे जो है तो आपके राइट्स आते हैं। इसी प्रकार जो सेकंड जनरेशन राइट्स है उसमें इकोनॉमिक सोशल और कल्चरल राइट्स आते हैं, जिसमें आपका राइट टू वर्क हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, सोशल सिक्योरिटी हो गया, एडुकेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सभी राइट्स सेकंड जनरेशन में आते हैं। वही जो थर्ड जनरेशन है वो फोकस करते हैं कलेक्टिव राइट में। कलेक्टिव राइट को सॉलिडरिटी राइट्स के रूप में भी जाना जाता है। इसमें आते हैं राइट टू डेवलपमेंट, राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, पीस, इस प्रकार के जो राइट्स हैं वो थर्ड जनरेशन में आपके आते हैं, जो कलेक्टिव राइट्स या सॉलिडरिटी राइट्स के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब द 12 टाइप ऑफ कॉलोनिज्म। तो 12 टाइप का कॉलोनिज्म के बारे में किसने बताया था, तो नैन्सी शूमेकर ने बताया था। इसको हम लोग पहले भी देख चुके हैं इस तरह के क्वेश्चंस। वहां पर क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सा टाइप ऑफ कॉलोनिज्म नहीं है जो नैन्सी शूमेकर के द्वारा बताया गया है। यहाँ पर पूछा गया है, कहा गया था कि 12 टाइप ऑफ कॉलोनिज्म कौन बात करता है, तो नैन्सी शूमेकर बात करती है अपनी पुस्तक नेटिव अमेरिकन व्हेलमैन इन द वर्ल्ड, इंडिजीनियस इनकाउंटर्स एंड कंटीजेंसी ऑफ रेस। तो वो 12 टाइप आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें है सेटलर कॉलोनिज्म, प्लांटर कॉलोनिज्म, एक्सट्रैक्टिव कॉलोनिज्म, ट्रेड कॉलोनिज्म, ट्रांसपोर्ट कॉलोनिज्म, इंपीरियल पावर कॉलोनिज्म, नॉट इन माय बैकयार्ड कॉलोनिज्म, लीगल कॉलोनिज्म, रोक कॉलोनिज्म, मिशनरी कॉलोनिज्म, रोमांटिक कॉलोनिज्म और पोस्ट कॉलोनिज्म, पोस्ट कॉलोनियल कॉलोनिज्म। तो ये सभी कॉलोनिज्म को आपको याद भी रख लीजिए, क्योंकि पीवीआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इससे किसी तरह के क्वेश्चन घुमा के आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग होल्ड द व्यू दैट द ग्लोबलाइजेशन इज ट्रांसफॉर्मेशनलिज्म। तो ये कौन कहता है कि जो ग्लोबलाइजेशन इज ट्रांसफॉर्मेशनलिज्म, तो ये व्यू है डेविड हेल्ड का। याद रखिएगा, ये व्यू किसका है, डेविड हेल्ड। डेविड हेल्ड मानते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन हो ट्रांसफॉर्मेशनल ऑफ द ग्लोबलाइजेशन है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस के पीवाईक्यू का पार्ट 16 वीडियो, जिसमें हमने आज 15 जून 2023 को जो एग्जाम्स हुए थे शिफ्ट 1 के, उसके हमने पीवाईक्यू को डिस्कस किया है। यह वीडियो आपको कैसा लगा है आप अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो इस तरह की वीडियोज हैं वो आप तक पहुँचती रहें। धन्यवाद, थैंक यू।